हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। होप यू आर सेफ एट होम। वी आर स्टडिंग मेटलर्जी। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोल दिया था कि एक इक्वेशन याद रख लेना अच्छे से, तो यही इक्वेशन था, वापस से मैंने आपके सामने रख दिया है कि ये बॉक्साइड का ओर था, साथ में हमारा कॉस्टिक सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको रख दिया गया था कितने टाइम के लिए। यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक डाइजेस्टर टैंक के अंदर 8 से 10 घंटे के लिए 140 डिग्री से 150 डिग्री के टेम्परेचर में विथ कॉस्टिक सोडा, यहाँ पर हम लोग ने क्या डाल दिया था इस इक्वेशन में का, ये जो हमारा बॉक्साइड का ओर था उसके अंदर रख दिया था। फिर मैंने बोला कि सोडियम एल्यूमिनेट हमें मिला एक्वस सोल्यूशन के साथ और साथ में हमें पानी मिला। अब इसके आगे, ये तो आपका पिछले लेक्चर का सीन था पूरा जितना मैंने बताया। अब ध्यान दो अच्छे से, क्या होता है। सी, the iron oxide in the gangue does not dissolve in the aqueous sodium hydroxide। अब कुछ चीज़ें तो ऐसी भी है जो इसमें डिसॉल्व नहीं होती, जो पिघलेगी वो अलग हो जाती है, पर जो नहीं पिघल सकती तो वो रह जाएगी। अब जो रह जाएगा उसको हम कैसे लेके आएंगे, फिल्ट्रेशन, फिल्टर कर लेंगे। जैसे कि आप लोग चाय बनाते हो तो चाय पत्ती कैसे फिल्टर अलग से कर देते हो और चाय बस नीचे दे देते हो, तो वैसे यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो बच गए हैं, उनको हम फिल्टर करके निकाल देंगे। आगे सिलिका एक है जो कि डिसॉल्व हो जाता है, सिलिका पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। उससे क्या बन जाता है, सोडियम सिलिकेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम सिलिकेट बन जाता है। असल में क्या होने वाला है, जो रिएक्शन में मिला, हमको पानी का यूज है क्या, नहीं है, पानी का यूज यहाँ पर नहीं है। यूज क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट का यूज है। किसका यूज है, सोडियम एल्यूमिनेट का। पर क्या करेंगे हम लोग, जो चीज हमें मिली है इसको भी हम लोग फिल्ट्रेशन प्रोसेस में लेकर आएंगे तो देखना हमें क्या मिलता है। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट है, एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट है, क्लियर। अब ये कॉन्सेंट्रेटेड है, कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है मतलब स्ट्रॉन्ग है। डाइल्यूट करना पड़ेगा, डाइल्यूट करूंगा मतलब क्या डालूंगा, ऑब्वियस सी बात है पानी डाल दूंगा मैं, डाइल्यूट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट जो मुझे मिला था NaAlO2, उसको लिया, डाइल्यूट करने के लिए मैंने पानी डाला। जैसे पानी डाला तो मुझे रिएक्शन से क्या मिला, मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैंने सबसे पहले डाइजेस्टर टैंक में यूज किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसी को यूज किया था ना, फिर से मुझे वो मिला और साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिला। क्या मिला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मुझे मिला साथ में। तो मैंने क्या किया, पानी में डाल करके इस चीज को कूल किया और उसका टेम्परेचर कितना था, 140 टू 150 पहुंच चुका था। उसको मैंने नीचे लेकर ठंडा करते करते कितने डिग्री पे लेके आ गया, 50 डिग्री पे लेके आ गया, जिससे मुझे यहाँ पर प्रेसिपिटेशन मिला। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन, पानी को सैंड में डाल दो, सॉरी सैंड को पानी में डाल दो, क्या हो जाएगा, नीचे आके जम जाएगा, बैठ जाएगा ना। तो वैसे मुझे ये चीज नीचे आकर के बैठ गई, क्लियर। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया। व्हाट इज दिस, सोडियम सॉरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो गया। अब ये बेयर्स प्रोसेस का पार्ट था, किसका था, बेयर्स प्रोसेस का पार्ट था। हॉल्स प्रोसेस में क्या होता है, ओर को फिर से पाउडर्ड किया जाता है जैसे हमने किया, फिर लीच किया जाता है, गर्म हीटिंग किया जाता है विद एक्वस सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ओके, बेयर्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं, हॉल्स में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। वापस से उसको डाइजेस्टर टैंक में डालेंगे टू फॉर्म वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म होगा, मतलब बनेगा यही चीज, बस प्रोसेस अलग अलग है, क्लियर। उसके बाद में जो इंप्योरिटीज है उसको हम लोग फिल्टर करके बाहर निकालेंगे, जैसे यहाँ पर फिल्ट्रेशन लेके आए। सेकेंडली फिल्टर किए गए उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब फिर से टेम्परेचर कम करके कुछ ना कुछ गैसेस फॉर्म एंड ऑल वो सब हो जाएगा। इस रिजल्ट में हम लोग को एक्चुअल क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही मिलेगा, किसमें, हॉल्स प्रोसेस में भी। पर हम कर रहे हैं किससे, अभी बेयर्स से कर रहे हैं। तो देख लो आप लोग, हॉल्स प्रोसेस का इक्वेशन दिखाता हूं मैं आप लोगों को कैसे दिखता है। सीधा हॉल्स प्रोसेस हियर क्या दिया है, फिर से बॉक्साइड का और सोडियम कार्बोनेट, ये एल्यूमिनेट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, पानी मिल गया। फिर से उसने जो मिला उसको यूज किया, पानी डाला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद हम लोग को वही चीज मिली जो बेयर्स में मिला था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिल गया यहाँ पर। ओके, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, देखो यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे आकर के जम गया है वो। उसके बाद में हम लोग को जो चीज़ मिल जाती है दोनों प्रोसेस में, मतलब दोनों में यही चीज़ मिलेगी हम लोगों को,
बेयर्स में भी, हॉल्स में भी। अब इसके बाद किया जाता है, जो मिली हुई चीज़ है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिल्टर करेंगे। पहले फिल्टर कर लो, छान लो, फिर वॉश करेंगे, उसको धो देंगे, उसके बाद सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, और फिर कैल्सिनेशन का प्रोसेस मारेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब हीटिंग देंगे एयर में। ओके, कितना डिग्री पे, 1000 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब अभी उसको 1000 डिग्री पर पिघलाना चालू कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, 1000 डिग्री जब पहुंच जाएगा तो पिघला हुआ मिलेगा। पिघला हुआ मिलना मतलब कैसा स्टेट में मिलना, मोल्टन स्टेट में मिलना। जब इसको मैं पिघला दूंगा तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ मिलेगी, इस चीज़ को हम कहते हैं एल्यूमिना। व्हाट डू वी कॉल इट एज, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एल्यूमिना। क्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी सबसे पहले। आगे जो अभी तक ये जो एल्यूमिना जहाँ तक मिलता है, बेयर्स और होल्स प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट है। ये क्या है, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर हमें एल्यूमिना मिल जाता है। सेकेंड इसका जो है वो है आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। जो एल्यूमिना मिला है अब उससे हम एल्यूमिनियम बनाएंगे। ओके, देखो पहले क्या याद रखना है, 1000 डिग्री पे गर्म किया है, अब उसके बाद काम करेंगे। ओके, चलिए दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यू कैन सी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है आप लोगों का वो कुछ इस वे में दिखता है। यू कैन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पर अच्छे से पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का बॉक्स देख सकते हो। ओके, अब जो एल्यूमिना जो था हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ओके, होता क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। ओके, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री से ज़्यादा हो चुका है, उसको हम लोग एक स्टील टैंक में डालेंगे। ये स्टील का एक टैंक है। ओके, इसके अंदर जो काली सी पट्टी देख पा रहे हो आप लोग, ये काली सी पट्टी क्या है, आपकी ग्रेफाइट की लाइनिंग है। क्या है वो, ग्रेफाइट का लाइनिंग है। ओके, अब ये लाइनिंग जो होता है ये कैथोड का काम करता है। ये जो लाइनिंग होता है ये किसका काम करता है, वर्क एज अ, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा कैथोड लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है मुझे। क्लियर, कैथोड है। और ऊपर के ये जो ग्रेफाइट के रॉड्स हैं ये यहाँ पर एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड का काम कर देता है। क्लियर, अब इतनी चीज तो समझ में आ जाती है। इसको उन लोगों ने डिप कर दिया है, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट वर्क्स इसके ऊपर करता है। क्लियर, इसके अंदर डाल दिया जाएगा दो चीज, ऊपर वाली जो चीज है उसको हम लोग कहते हैं क्रायोलाइट, वी कॉल इट एज क्रायोलाइट। एंड सेकेंड CaF2 जो आप लोगों को दिख रहा है, दैट वी कॉल एज फ्लोरस्पर। क्या बोलते हैं उसको, फ्लोरस्पर बोलते हैं। क्लियर, ये दोनों के दोनों, अब देखो जो हम लोग ने 1000 डिग्री पे डाल दिया था उसका टेम्परेचर किधर तक पहुंच चुका है, 2000 पे पहुंच चुका है। उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंच चुका है, उसका जो मेल्टिंग पिघलने की जो ताकत है वो यहाँ तक पहुंच चुकी है। अब जैसे मैं ये दोनों चीजें इसमें डाल दूंगा, इसका टेम्परेचर कम होते होते किधर तक आ जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा। क्लियर, जैसे मैंने ये बाकी की चीजें उसमें डाल दिया, देखो क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पर को डाल दिया गया है इसके अंदर, देखो बजा रहे लोग तो जैसे हम लोग इसमें क्रायोलाइट एंड फ्लोरस्पर को डाल देंगे, इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री से 1000 डिग्री पर आ जाएगा। ये पूरे के पूरे पार्ट में आप लोगों को बताया कि ये जो हम लोग टैंक यूज करने वाले हैं, ये टैंक के अंदर क्या क्या चीजें यूज की गई है और क्या क्या चीजें डालेंगे जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर कम होते होते किस पे आ जाए, 1000 पे आ जाएगा। आगे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैथोड पर क्या रिएक्शन बनता है और एनोड पर क्या रिएक्शन बनता है। चलिए वो देखते हैं। यू कैन सी ऑन द एनोड रिएक्शन, जो ऊपर था वहां पर तो सिंपल सी बात है, जो भी है गैसेस चले जाएंगे। तो यहाँ पर रिडक्शन, एनोड में गया एक रिएक्शन, और कैथोड जो हमारा नीचे की लाइनिंग थी, नीचे जो टैंक की लाइनिंग थी उस पर क्या हुआ, असली चीज कैथोड पे हो गई है। एल्यूमिनियम पूरा का पूरा यहाँ आकर बैठ गया, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया और हम लोग को यहाँ पे एल्यूमिनियम लिक्विड में मिला। आप लोगों को बस ये दोनों को याद कर लेना कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस हो गया। याद है थर्ड चैप्टर में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों सिखाया गया था। ओके, एनोड का रिएक्शन हो गया, जितने भी ऑक्सीजन गैसेस ऊपर गए तो यहाँ पर ऑक्सीजन फॉर्म कर लिया। सेकेंडली ऑक्सीजन फॉर्म करने के बाद आपको एक और चीज बता देता हूँ कि एनोड को बार बार चेंज करना जरूरी है। ओके, कुछ टाइम बाद वो एनोड को चेंज करना जरूरी है। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन उसके पास चले जाता है एनोड खराब हो जाता है। एनोड खराब हो जाएगा तो क्या होगा, एल्यूमिनियम के अंदर कुछ ना कुछ और इम्प्योरिटीज आ सकती है।
बिकॉज ग्रेफाइट की लाइनिंग थी, ग्रेफाइट का ही एनोड यूज़ किया गया था, इसलिए एनोड को टाइम टू टाइम हमें चेंज करते रहना चाहिए और हम लोगों को कैथोड पर हमारा एल्यूमिनियम मिल जाएगा। अब यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई है। द लिबरेटेड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ एनोड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। द एनोड्स हैव टू बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे गेट ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों ने बेयर्स प्रोसेस के थ्रू एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को सीख लिया है। 4 मार्क का कंटेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके मेटलर्जी चैप्टर का यही है। आगे इसके बाद जो भी बातें होंगी वो मैं मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के बारे में बताने वाला हूँ। मॉडरेटली मतलब कि ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते ही, ओके। जितने दूसरे रिएक्टिव है, जिसके मतलब हम लोगों ने अभी एल्यूमिनियम ही देख लिया, उतना ये रिएक्शन नहीं होता है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डेफिनेशन बताऊंगा। कैल्सिनेशन ऊपर तो बता दिया, यहाँ पर उसी के बारे में ध्यान देना है। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, याद है वो लाइन जो थी, सीरीज की लाइन थी, ऊपर से स्टार्ट हो गया पोटेशियम एनॉल से और नीचे गोल्ड सिल्वर पर आके एंड हो गया था। उसके बीच में आने वाले कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि है आपका आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ये जो होते हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, मतलब कम रिएक्ट करते हैं। यूजुअली दे ऑकर इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड सॉल्ट। ये सल्फाइड सॉल्ट्स के रूप में हम लोगों को नेचर में मिलते हैं। इट इज ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम दिस ऑक्साइड। इनमें से मेटल्स को बाहर निकाल लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है, ईजी होता है, रेदर देन सल्फाइड और कार्बोनेट से निकालने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में वही सीखोगे कि कहाँ पर सल्फाइड ओर्स यूज किए गए और कहाँ पर कार्बोनेट के ओर्स यूज किए। क्लियर? तो ध्यान दो। देयरफॉर सल्फाइड ओर्स किसके बारे में बात कर रहा है वो? सल्फाइड ओर्स के। किसके? सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर। एयर में सल्फाइड ओर्स को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा। तो जो सल्फाइड ओर्स है उसको हम पहले स्ट्रांगली हीट करेंगे एयर में, जिससे कि वो किस में फॉर्म हो जाए? उसके ऑक्साइड्स में फॉर्म हो जाए। और ऊपर पहले ही बात की गई है कि ऑक्साइड में से मेटल्स को निकालना आसान है, जितना सल्फाइड और कार्बोनेट में निकालना मुश्किल है। क्लियर? आगे इसी प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहते हैं। याद रखो, रोस्टिंग में कौन से ओर यूज किए जाते हैं? सल्फाइड के। तो सिंपल सी बात है, कैल्सिनेशन का प्रोसेस अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर कार्बोनेट के ओर्स को यूज किया जाएगा। तो सी कार्बोनेट ओर्स आर स्ट्रांगली हीटेड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। देखो यहाँ पर एयर में पहली बात तो इसको हीट करना है। एयर में हीट करना मतलब क्या? पूरा सप्लाई एयर में ऑक्सीजन जितना भी आपके मिलेगा पूरे मिडल्स उसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है कैल्सिनेशन में? कार्बोनेटेड एयर्स को, जो भी कार्बोनेटेड ओर्स होते हैं, उनको हम लोग बहुत लिमिटेड सप्लाई देते हैं। क्लियर? एयर की लिमिटेड सप्लाई मतलब क्या? बाहर नहीं जलाते, कहीं एक जगह बिठाकर, लेबोरेटरी भी हो सकती है, वहाँ पर वो लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि वो अपना ऑक्साइड फॉर्म कर ले और कैल्सिनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। रोस्टिंग कैल्सिनेशन 2 मार्क के लिए एज इन आ सकता है आप लोगों के लिए, इसके लिए याद रखना। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के 2 फॉर्मूलेस भी दिए हुए। अगर ZnS को कर देंगे ऑक्सीजन के साथ तो ZnO प्लस SO2 एयर में मिल जाएगा। कैल्सिनेशन में ZnCO3 को यूज़ किया, ZnO ही मिल रहा है। यहाँ पर दोनों प्रोसेस में क्या किया गया है? ऑक्साइड्स में फॉर्म करने के लिए ट्राई किया, क्योंकि ऑक्साइड्स में से अब ZnO में से मेरे को जिंक निकालना, जिंक ऑक्साइड में से जिंक को बाहर निकालना आसान हो जाएगा एज कम्पेयर टू ZnS। सल्फाइड के साथ मिलेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, इसीलिए हम लोग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन वाला प्रोसेस करते हैं इसके अंदर। ओके, आगे हम लोग देखेंगे इसमें कुछ रिएक्शन से जो कि जिंक ऑक्साइड के, इसी के बारे में कुछ रिएक्शन से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, उस पर ध्यान दो। यू कैन सी देयर आर सम मेथड यूज्ड फॉर वेल्डिंग रेल्स। अब वेल्डिंग रेल्स के कुछ मेथड्स है और साथ में यहाँ पर सब्सटेंसेस का आइडेंटिफिकेशन चल रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट अभी दिखाया कि सल्फाइड में रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन की जाती है या वो कार्बोनेट्स में की जाती है। कार्बन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसकी बात कर रहे हैं? ओके, ये जिंक वाला चीज़ था, वो हो गया था। ओके, यहाँ पर भी क्या यूज़ किया गया था? ZnO को कार्बन के साथ यूज़ किया जिससे कि मुझे जिंक मिल गया था। अपार्ट फ्रॉम कार्बन रिएक्टिव मेटल कुछ है, जैसे कि सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, आर ऑल्सो यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे यूज़ किए जाते हैं? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है। क्लियर? तो ऑब्टेन्ड मेटल, ऑक्साइड से मेटल को निकाल लेना। दिस इज बिकॉज क्या रीजन है? ये मेटल डिस्प्लेस करते हैं ज्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड में से। क्लियर? एग्जांपल देख लो, जब मैंगनीज डाइऑक्साइड को इग्नाइटेड किया, जला दिया गया था विथ एल्यूमिनियम पाउडर, इसको इसके साथ में जब हम लोग ने जला दिया गया तो कुछ हम लोग को मैंगनीज अलग से मिला और Al2O3 भी यहाँ पर मिल रहा है, हमारा एल्यूमिना यहाँ पर मिल रहा है। क्लियर? तो इससे भी तो हम लोग एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। आगे यहाँ पर क्या देना है? हम लोगों ने 3rd चैप्टर में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में सीखा है।
आइडेंटिफाई द सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर लो पहले तो। कुछ कुछ ऑक्सीडेशन होते हैं, कुछ कुछ रिडक्शन में चले जाते हैं। ओके, यहाँ पर Fe2O3 की बात कर रहा है और फिर से वो देखो एल्यूमिनियम के साथ यूज करके क्या मिल रहा है, आयरन को निकाल रहा है और साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकाल रहा है। यहाँ पर भी दिख रहा हो, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड नॉट एल्यूमिना, क्लियर, ये एल्यूमिना नहीं है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसको यूज कर रहे हैं। ओके, मिल रहा है ना यहाँ पर कुछ ना कुछ, मतलब साथ में हम लोग को यहाँ पर आयरन भी मिल रहा है, मैंगनीज भी मिल रहा है, क्लियर। इसके बाद में मैं आप लोगों को सिखाता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो सबसे कम रिएक्ट करता है। क्या करता है? कम रिएक्ट, क्लियर। तो कुछ जो कि हम लोग की अगर बात करूं मैं रिएक्टिविटी सीरीज में, लेस रिएक्टिव है मेटल एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, उसके नीचे जो कि गोल्ड हो सकता है आपका, सिल्वर हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, ये जो भी है रिजर्व्स में पाए जाते हैं। किधर के रिजर्व्स में? खानों में पाए जाते हैं, जो कि आपके कॉपर के होते हैं, क्लियर। कॉपर के अंदर ये सब पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। कैसे होते हैं? फ्री स्टेट। प्रेजेंटली कॉपर इज फाउंड मेनली इन द फॉर्म ऑफ Cu2s। किसके फॉर्म में मिलता है? Cu2s के फॉर्म में मिलता है। तो देखो यहाँ पर दोनों की चीज रिएक्शन किया गया, यहाँ पर है और यहाँ पर भी यूज किया गया है। दोनों को हम लोगों ने Cu2s के ओर को हीट किया गया है एयर में। यू कैन सी मैक्सिमम टाइम वी गॉट सम कॉपर हियर, क्लियर। तो लेस रिएक्टिव को भी हम लोग क्या, पहली बात तो नेचर में ऐसे ही मिल जाता है, तो उसको लेकर के बस यहाँ पर हीटिंग के प्रोसेस में लेकर के चले जाना है। इसको छोड़ करके हम लोग ने लीचिंग का प्रोसेस तो पहले सीख लिया है, जो गोल्ड, सिल्वर, ये सब प्लेटिनम के रिफाइनिंग के लिए बताया गया था, क्लियर। अब कुछ है कि रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स को रिफाइन कैसे करते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज से बाहर निकाल के लेके आ जाना। देखो यहाँ पर कैसे होता है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स ऑब्टेन्ड बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, रिडक्शन के प्रोसेस से जो भी मेटल्स हम लोगों को मिलते हैं वो पूरे प्योर नहीं होते, पूरे के पूरे प्योर होते नहीं है, उनमें भी कुछ ना कुछ इम्प्यूरिटीज होती है। उस इम्प्यूरिटीज को निकालने के लिए हम लोग उनका फिर से क्या कर देते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। व्हाट वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज किए जाते हैं, जिससे कि क्या, जो इम्प्योर मेटल है वो हम लोगों को अब प्योर मेटल के फॉर्म में मिल जाएगा। अब यहां तक तो मैंने रिफाइनिंग ऑफ मेटल सिखा दिया। इसका अगला पार्ट जो हम लोग सीखने वाले हैं अभी, जिसको हम लोग कहते हैं करोजन ऑफ मेटल। तो करोजन तो आप लोगों को सिखा दिया गया था, मैंने 3rd चैप्टर में करोजन का एक पार्ट था। मॉइस्चर वॉइस्चर अगर जब लग जाएगा एयर के प्रेजेंस में से, तो कोई भी जैसे आयरन की चीज़ें वहाँ पर रस्टिंग हो जाएगी, रेडिश कलर लेयर पैदा हो जाता है, रस्ट का लेयर पैदा हो जाता है। तो उसके बारे में हम लोग ने करोजन सीखा था। और उसके लास्ट लाइन में लिखा गया था कि आगे एक चैप्टर है उसमें आप लोगों को करोजन और सिखाया जाएगा। तो ये वो करोजन है जो किसकी बात करता है? करोजन ऑफ मेटल्स की। अगर अभी भी याद नहीं आ रहा है तो फिर 3rd चैप्टर साइंस 1 का लेक्चर में जाकर के देख लो। देखो यहाँ पर क्या होता है करोजन ऑफ मेटल्स में। सबसे पहले ये आप लोग ने मेटल्स देखे होंगे ऐसे वाले, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल्स कॉज लार्ज फाइनेंशियल लॉस। अगर आयरन के आर्टिकल्स में अगर जंग लग जाए या रस्ट हो जाए, जंग लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत पैसों का नुकसान हो जाता है। दस करोजन ऑफ आयरन दैट इज रस्टिंग इज अ बिग प्रॉब्लम। रस्ट का फॉर्मूला तो पता ही है, यही है Fe2O3xH2O था। x में मतलब वही नंबर आ जाता है कोई भी, क्लियर। अब देखो ध्यान दो, सबके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या क्या लिखा हुआ है? आयरन रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर, आयरन रिएक्ट कर जाता है। बाहर आपके घरों के बाहर जो खिड़की है, ग्रिल्स है, उसमें भी जंग लग जाता है, ना, उसी को हम रस्टिंग कहते हैं। तो वो जंग से बचने के लिए भी बातें करेगा आगे। देखो यहाँ पे मॉइस्ट एयर से कर देता है और उसके ऊपर एक रेडिश कलर का, लाल कलर सा एक लेयर बैठ जाता है, जिसको आप लोग बोलते हो जंग लग गया है ये सब। फिर उस पर ऑयल पेंट ये सब करके, ऑयलिंग ग्रीसिंग करके उसको ठीक करते हैं। इज फॉर्म्ड ऑन इट, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रस्ट। इसके बारे में हम लोगों ने 3rd चैप्टर में बात की थी। आगे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे मॉइस्ट एयर में मिलती है वो रिएक्ट करती है कॉपर के वेसल से। जो भी कॉपर के आपके यहाँ पर वेसल्स है उसके साथ रिएक्ट कर देगा और साथ में कर देगा कॉपर लूज करती है उसकी चमक वो क्या कर देगा? लूज कर देगा, जिससे कि उसके ऊपर एक हरे कलर का लेयर आ जाए। क्या आ जाता है? ग्रीन कलर का एक लेयर आ जाता है उसके ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर कार्बोनेट, CuCO3। ओके, इसको हम लोग कहते हैं पैटिनेशन ऑफ कॉपर। अगर कभी क्वेश्चन आया व्हाट डू यू मीन बाय पैटिनेशन ऑफ कॉपर, तो इतना ही पार्ट आपको लिखना होगा। ओके, आगे देखेंगे ऑन एक्सपोजर टू एयर। एयर के एक्सपोजर में सिल्वर के आर्टिकल्स को भी कुछ ना कुछ चीजें होती है। सिल्वर आर्टिकल्स टर्न्स ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। कुछ दिनों में सिल्वर की अगर चीजें ले लोगे तो वो थोड़े से काली हो जाती है। क्यों? कि उसके ऊपर एक सिल्वर सल्फाइड Ag2S का लेयर आ जाता है। क्यों? सिल्वर का रिएक्शन हो जाता है हमारे एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ।
ओके तो ये सब चीजें तो क्या करोजन ही लेके आता है। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्यूमिनियम, अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म्स ऑन इट। तो अभी आप लोग देख सकते हैं वहां पर ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी था 300 साल पहले बनाया गया था, ये भी आज क्या हो जाता है ग्रीन कलर का दिखने लग गया है। असलियत में ये कॉपर का था पर आज कैसा दिखता है, ग्रीनिश कलर में दिखता है। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के इसमें आ करके ये कॉपर के वेसल्स पे क्या आ गया है, कॉपर कार्बोनेट ये जमा हो गया है, इस वजह से ये ऐसे लिखते हैं। ये देखो ये सिल्वर की चीज़ है, ये सिल्वर की चीज़ आप लोगों को कैसी काली दिखाई दे रही है थोड़ी सी, तो ये भी क्या हुआ है सिल्वर एक्सपोजर हो गया एयर के साथ, तो इसके अंदर क्या Ag2S आ गया, इस वजह से ये भी हो गया। रस्टेड शेकल्स ये सब तो आप लोगों ने देखा होगा, आपकी घर का खिड़की देख लो, खिड़की के पास जो ग्रिल लगाए गए हैं लोखंड के, जो भी चीज़ कार वार में भी दिखता है, कबर्ड के नीचे का पार्ट अगर लोखंड का कबर्ड होगा तो ये सब देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मैं आगे बात करता हूँ कि इन सब से बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन ऑफ करोजन जिसे कहते हैं, कि इन सब से बचेंगे कैसे। तो सबसे पहले अलग अलग टाइप के मेथड्स यहाँ पर है जिससे हम लोग इन सब से बच सकते हैं। ओके, प्रोटेक्ट करेंगे। स्पेशल अटेंशन इज पेड इन ऑलमोस्ट ऑल द मेथड सो डेट आयरन डज नॉट रस्ट। यहाँ पर मोस्टली हम लोग रस्ट की बात करते हैं। क्या हमारे घर में जो भी डोर है, आयरन की बहुत सारी चीजें हमारे घर पे होती हैं, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। हम रस्टिंग को रोक नहीं सकते पर रस्ट लगने के टाइम को हम पीछे लेके जा सकते हैं। क्लियर। तो क्या करेंगे, corrosion of metal can be stopped by keeping metals isolated from direct contact with air। डायरेक्टली उसका कॉन्टैक्ट एयर में ना आए, उससे हम बचा सकते हैं उसको। द प्रिवेंशन ऑफ द corrosion कैन बी अचीव्ड बाय वेरियस वेज। आप लोग दो वेज यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला वे देख लो, टू फिक्स अ लेयर ऑफ सम सब्सटेंस ऑन द मेटल सरफेस सो डेट द कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल विथ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन इन द एयर इज प्रिवेंटेड। कि उसके ऊपर एक लेयर मार दो। अब लेयर क्या मार सकते हो, पेंट मार सकते हो उसके ऊपर, ये भी हो सकता है। क्लियर। जिससे कि क्या कुछ समय तक रस्ट जंग लगने का प्रोसेस थोड़ा सा आगे चले जाए, कुछ 6 महीने साल तक आगे पहुंच जाए। टू प्रिवेंट करोजन ऑफ मेटल्स बाय अप्लाइंग, देखो यहाँ पर लिखा है पेंट लगा लो, ऑयल लगा लो, ग्रीस लगा लो, या उसके ऊपर वेर्निशेस कर लो। ये सब करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहे को पूरा का पूरा सड़ने से या रस्ट लगने से हम उसको बचा सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ और मेथड्स के बारे में बात करता है। तो ये जितने भी चीजें अभी देखेंगे हम लोग, सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैनॉट प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स परमानेंटली फ्रॉम रस्टिंग। सिंपल सी बात है, किसी भी आर्टिकल्स को आप लोग परमानेंट रस्टिंग से बचा तो सकते हैं नहीं हो, उसको अगर पेंट भी करोगे तो वो कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद में फिर से वैसे हो जाएगा। इफ देयर इज अ स्क्रैच ऑन द पेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द आर्टिकल, अगर एक स्क्रैच भी आ जाए तो मेटल्स का कॉन्टैक्ट फिर से क्या हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका लोहे का कोई तो पार्ट था, इधर कलर मार दिया आप लोगों ने अच्छे से, और अचानक से क्या हो गया, ये वाले यहाँ पर एक लाइन आ गई है। क्या गई, लाइन आ गई है। अगर लाइन आ गई है तो इतना पार्ट तो हमारा किस में मिल रहा है, एयर के साथ मिल रहा है, तो ये पार्ट में क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। इसीलिए कभी कभी आप लोगों को क्या कोई कोई आयरन की चीज़ मेटल दिखती है तो वहाँ पर आधे पार्ट में जंग होता है, साइड में नहीं होता है, तो यही उसका रीज़न है। क्लियर। उसके बाद में वो उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, इस वजह से क्या हमारा पेंट वेंट रह सकता है बहुत देर के लिए। इसीलिए करोजन से बचने के लिए गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, एनोडाइजिंग, ये सब की जैसे प्रोसेस है उनके बारे में हम लोग अभी बात कर लेंगे। क्लियर। सी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पार्ट है, यू कैन सी गैल्वेनाइजिंग। क्या है ये पार्ट, गैल्वेनाइजिंग है। इन दिस मेथड अ थिन लेयर ऑफ जिंक इज अप्लाइड टू प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन और स्टील। ओके, पतला सा लेयर जिंक का डाला जाता है, इनके ऊपर क्या डाला जाता है, जिंक का पतला सा लेयर डाल दिया जाता है। क्लियर। ये सब चीजें किस पे, आयरन की नेल्स देखे, खीले देखे चमकदार दिखते हैं, तो वो गैल्वेनाइज किए जाते हैं। सेकेंडली जो पिन होते हैं, छोटे मोटे पिन होते हैं, स्टेपलर की पिन भी मान सकते हो या दूसरे पिन भी हो सकते हैं, वो सबको गैल्वेनाइज किया जाता है। इन दिस मेथड क्या किया जाता है, करोजन ऑफ जिंक ऑकर फर्स्ट बिकॉज जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन आयरन। आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है आपका जिंक, इसके लिए उस लोखंड पर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है जिससे कि आगे कुछ टाइम तक उसमें ज्यादा जल्दी रस्टिंग ना आए। आफ्टर अ फ्यू रेनी सीजन द जिंक लेयर गोज अवे, कब बरसात वरसात हो जाए और उसके ऊपर जिंक की लेयर चला जाएगा, जिससे कि फिर से वो आयरन उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एयर में आ जाएगा और जंग लग जाएगा, द आयरन स्टार्ट्स रस्टिंग। तो यहाँ पे मैंने पहली चीज जो है गैल्वेनाइजिंग पर यहाँ पर खत्म करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कुछ पार्ट्स है, जैसे कि हो गया आपका एनोडाइजिंग, टिनिंग, थोड़े बहुत चीज़ें हैं, उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि आपका ये 8 चैप्टर मेटलर्जी भी खत्म हो जाएगा। पूरे के पूरे लेक्चर को अच्छे से ध्यान दो, पूरा देख लो। हमारा रेडिस क्लासेस का ऐप है
प्ले स्टोर पर है आपके, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो। वी आर ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर विथ रेडिस क्लासेस। आप आओ, वहाँ पर हमारे चैट बॉक्स में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो बताओ, हमारा स्टाफ रेडी है आपके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।